जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। और ये देखिए दोस्तों, तो 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल देखें तो 100 प्रश्न होंगे। और सारे प्रश्न जो हैं वो जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट हैं। और प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी जो है अच्छे हैं, तो उसको आप लोग बनाइए। और बनाने के बाद जो है अपना नंबर जो आता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपकी मार्क्स जो है 50+ आ रही है दोस्तों, तो आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला 3 ओर से उड़ीसा से घिरा है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, बी कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम, सी कह रहा है सरायकेला खरसावां और डी कह रहा है सिमडेगा। तो आपको पता होगा कि पश्चिमी सिंहभूम जो है ये पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण ये तीनों ओर से देखें तो उड़ीसा से घेरा हुआ है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पलामू से, बी में कह रहा है दुमका से, सी कह रहा है धनबाद से और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि मध्य पाषाण काल से। देखिए दोस्तों, तो पलामू से भी मिला है, दुमका से भी मिला है, धनबाद से भी मिला है। और अगर झारखंड में देखें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इन जगहों से भी मध्य पाषाण काल का अवशेष देखने को मिले हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं मिला है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि सभी जगहों से मिला है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 से 13 सितंबर 1987 ईस्वी को किस स्थान पर पृथक झारखंड राज्य का समर्थन करने वाले राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों का एक संयुक्त मंच बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है रांची में, बी कह रहा है रामगढ़ में, सी हो जाएगा जमशेदपुर और डी कह रहा है कि धनबाद में। तो ये देखिए दोस्तों, तो सम्मेलन आयोजित हुआ था रामगढ़ में, जिसमें देखें तो पृथक झारखंड राज्य का समर्थन करने वाले राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों का एक संयुक्त मंच बनाने के लिए आयोजन किया गया था। तो इस तरह से देखें तो यहाँ इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि झारखंड समन्वय समिति ने 10 दिसंबर 1987 ईस्वी को राष्ट्रपति के.आर. वेंकटरमन को 20 सूत्री मांग सौंपा। बी में कह रहा दोस्तों कि झारखंड समन्वय समिति के द्वारा सौंपा गया मांग पत्रों में पृथक झारखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम थी, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के 18 जिलों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। सी में कह रहा है दोस्तों कि 23 नवंबर 1988 ईस्वी को भाजपा ने विशाल वनांचल रैली का आयोजन किया, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने संबोधित किया। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो एक कथन जो है सही है, बाकी सभी कथन जो है गलत हो जाएंगे, यानी कि तीसरा कथन सही है। और पहला कथन जो कह रहा है कि झारखंड समन्वय समिति ने 10 दिसंबर 1987 ईस्वी को राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को देखें तो 23 सूत्री मांग रखी थी, न कि 20 सूत्री मांग को रखी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर 23 सूत्री मांग को सौंपा गया था। वहीं देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि झारखंड समन्वय समिति ने सौंपा गया मांग पत्रों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का 18 जिले। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों को वहाँ पर 21 जिलों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। तो इस तरह से दोनों जो है आपका ऑप्शन गलत है, जबकि सी जो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1778 ईस्वी में हुई। इस विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंपनी सरकार ने दमन के लिए अगस्ट क्लीवलैंड को भेजा था। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि इस आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। सी कह रहा है कि दोनों सही है और डी कह रहा है इनमें सभी सही है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, यानी कि अगस्ट क्लीवलैंड ने 1778 ईस्वी में अपनी 9 महीने के भीतर जो है 47 पहाड़िया सरदारों को अधीनता को स्वीकार कराई। लेकिन जगन्नाथ देव ने इस कंपनी की साजिश बताया और फिर से विद्रोह जगन्नाथ देव के नेतृत्व में है भड़क गया था, यानी कि दोनों कथन देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 1900 में बिरसा आंदोलनकारियों और अंग्रेज अधिकारी कमिश्नर फॉरबेस व डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बिरसा आंदोलनकारियों की हार हुई। यह युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि सेल रॉक पहाड़ी में, बी में करा को डुमरी पहाड़ी में और सी करा है को डुम्बारी पहाड़ी में और डी करा है कि इनमें सभी जगहों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इनमें सभी जगहों पर। आपको पता होगा दोस्तों कि बिरसा मुंडा के अगर मुख्य केंद्र जो आंदोलन का रहा तो खूंटी रहा है। खूंटी अनुमंडल ब्लॉक के अंतर्गत देखें दोस्तों तो डुमरी बारू, जिसका डुमरी शब्द जो होता है दोस्तों आपको पता होगा कि बुरु मतलब होता है पर्वत, यानी डुमरी पर्वत की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए तो इनके द्वारा लोगों के द्वारा चारों तरफ से घेर करके यहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई थी और इतिहासकार गिरधारी राम गुंजू ने
अनुसार इन्होंने बताया है कि नरसंहार में एक बच्चा बच गया था जिसे एक अंग्रेज ने गोद लिया था और यह बच्चा आगे चलकर देखे तो जयपाल सिंह मुंडा बने थे। तो डुम्बारी पहाड़ी को ही देखें दोस्तों तो डुमरी पहाड़ी तथा सेल रकब पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखें तो इसका आंसर डी जो है सही हो जाएगा, यानी कि डुमरी पहाड़ी को ही डुम्बारी पहाड़ी तथा सेल रकब पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है फंसा सकता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है, यानी किसे भी पैतृक चट्टानों की दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ की चट्टानें, बी में हो जाएगा बिंद क्रम की चट्टानें, सी में करेगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें और डी में करेगा राजमहल ट्रेप की चट्टानें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि झारखंड में लगभग 90% भाग जो है आर्कियन ग्रेनाइट नीस व धारवाड़ चट्टानों से पाए जाते हैं और इसे धारवाड़ चट्टानों को ही पैतृक चट्टान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए का रहा दोस्तों दोन, बी में का रहा है गेटाड़, सी में का रहा टोंगरी और डी का रहा डोंगरी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो पहाड़ी इलाका है तो उसको हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं, तो पहाड़ को क्या बोलते हैं, टोंगरी बोलते हैं। जब ऊंची पर्वत चोटी होती है तो उसको बोलते हैं टोंगरी और उसके नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दोन बोलते हैं, यानी कि नीचे मैदान को दोन कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि निचली नदी घाटी के मैदानी क्षेत्र को कहीं कहीं छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, जो नुकीली पहाड़ियाँ मिलती है उसे हम लोग टोंगरी, और उसकी जो नीचे गुम्मदकार होती है उसको गुमदानुबी पहाड़ी को डोंगरी कहते हैं। तो इस तरह से टोंगरी और डोंगरी आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, नुकीली पहाड़ियाँ जो होती है उसको टोंगरी कहा जाता है, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार लातेहार टोरी क्षेत्र है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि बराकर, बोकारो, कोनार, महाने, जमुनिया तथा कतरी इसकी सहायक नदी है। सी में कह रहा है कि इसका अपवाह क्षेत्र जो है 9030 वर्ग किलोमीटर है। वहीं डी ऑप्शन कह रहा है कि यह झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। अब बताने के निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए और डी सही है, बी में कह रहा है कि बी, सी और डी सही है और सी कह रहा है कि ए, बी, सी सही है और डी कह रहा है कि इनमें सभी सही है। तो आप अगर ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के लातेहार टोरी क्षेत्र है और इसकी सहायक नदियाँ में देखें तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि, जबकि महाने नदी जो है फल्गु नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर एक ऑप्शन में दे दिया है दोस्तों कि महाने नदी, तो यहाँ पर इसी के चलते जो है वो गलत हो जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, दूसरा भी देखें तो गलत हो जा रहा है, तीसरा भी देखें तो गलत हो जाए क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र देखें तो 12,800 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है और चौथा जो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है कि यह झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है तो सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन और आपका चौथा ऑप्शन दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी सही हो जाएगा, आंसर ए जो है ये राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह रांची जिला में स्थित है, बी में कह रहा है कि यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और सी कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 74 मीटर है और डी कह रहा है कि इनमें सभी सही है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात जो है इसके बारे में कहा जा रहा है तो ये सभी कथन सही है, क्योंकि झारखंड में देखिए दोस्तों तो हुंडरू जलप्रपात ये रांची जिले में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर है। तो इस तरह से इसका आंसर जो सी जो डी जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि झारखंड में वर्षा का आगमन 10 जून तक हो जाता है। दूसरा में करा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा कराने वाली प्रमुख है। तीसरा में कह रहा है दोस्तों यानी ऑप्शन सी कह रहा है कि झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। डी में कह रहा है दोस्तों कि झारखंड में केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। अब यहाँ पर कथन या कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कौन सा कथन असत्य है, बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका जो है सी कथन जो है यानी कि ए, बी और डी तीनों जो है असत्य हो जाएंगे। आपको पता है कि झारखंड में वर्षा का आगमन लगभग 15 जून से होता है, यानी कि यहाँ पर 10 जून दिया है, गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कह रहा है दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा कराने वाली प्रमुख है, लेकिन आपको ध्यान रखना दक्षिणी पश्चिम मानसून की पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर मानसून जो है दोस्तों दोनों शाखा यानी अरब सागर की जो शाखा होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, दोनों के द्वारा वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा जो है वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सी जो है आपका यानी कि सी सही है और बाकी जो कथन है वो गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से ए, बी और डी जो है असत्य कथन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करें कि झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। ऑप्शन ए करा 29% भाग पर, बी में करा दोस्तों कि 28.62%, सी में करा कि 29.62% और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि झारखंड में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.62% वन पाया जाता है, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए करा चतरा, बी में हो जाएगा लातेहार, सी में हो जाएगा जामताड़ा और डी करा कि गुमला। तो सबसे अधिक देखे दोस्तों प्रतिशत के आधार पर अगर वन पाया जाता है तो लातेहार में 56% जो है वो वन पाया जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका चतरा आता है और चतरा में देखिए तो 47.8% है। वहीं देखिए दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूम में 46 आपका 6% और कोडरमा की बात करें तो 40.29%। तो इस तरह से आपका जो क्रम है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा प्रतिशत के आधार पर आपका लातेहार और क्षेत्रफल के आधार पर आपका पश्चिमी सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस वृक्ष के लकड़ी का उपयोग नक्काशी करने की दृष्टि में से सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए करा कि गम्हार की लकड़ी, बी में हो जाएगा सेमल की लकड़ी, सी में हो जाएगा सागौन की लकड़ी और डी करा का आम की लकड़ी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि गम्हार की लकड़ी हल्की होती है और मुलायम होती है और साथ में देखिए तो चिकनी भी होती है और काफ़ी जो होता है टिकाऊ होता है। तो गम्हार की लकड़ी जो है नक्काशी करने की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी मानी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों गम्हार की लकड़ी के बाद आपका सागौन की लकड़ी का दूसरा नंबर आता है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहला स्थान आपका गम्हार की लकड़ी का ही है। ये बहुत मुश्किल से और बहुत कम मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य में कितनी अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए करा कि 5 वर्ष के लिए, बी में करा 10 वर्ष के लिए, सी में करा 15 वर्ष के लिए और डी करा 20 वर्ष के लिए। तो झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर जो है बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा है दोस्तों धूमकुरिया में प्रवेश कितने वर्ष की आयु में मिलता है। ऑप्शन ए करा के 5 से लेकर के 6 वर्ष की आयु में, बी में करा के 6 से 8 वर्ष की आयु में और सी करा दोस्तों 8 से 9 वर्ष की आयु में और डी करा के 10 से 11 वर्ष की आयु में। तो घुमकुरिया में प्रवेश का अगर सही उम्र देखें दोस्तों तो 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है और यहाँ पर देखें तो वैवाहिक होते तक जो है घुमकुरिया का सदस्य जो है बने रहते हैं और जैसे विवाह होता है उनका ये सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो जो युवा गिरी है दोस्तों घुमकुरिया, यहाँ पर 10 से 11 वर्ष में प्रवेश मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हो जनजाति कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, यानी हो जनजाति में देखिए दोस्तों तो कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करा 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, बी में करा 76 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं और सी करा 90 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हो जनजाति में 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 में झारखंड की अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक विकास दर क्या थी। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि 20.5%, बी में करा के 11.5%, सी में करा दोस्तों 5.7% और डी में करा के 7.5%। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया दोस्तों 19-20 के इनके अनुसार बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 18 और 19 में देखें तो अर्थव्यवस्था में औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.7% था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए जलाशय परियोजना और उसकी स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। एक साइड जलाशय परियोजना है और उसका स्थापना वर्ष कब हुआ है उसको मिलाना है और कूट के माध्यम से आपको उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि धान सिंह टोली जलाशय परियोजना, इसका देखिए तो स्थापना कब हुआ था। आप लोग मिलाइए फटाफट दोस्तों। तो इसकी स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पहला के चौथा। और पंचखोरी जलाशय परियोजना देखें दोस्तों तो 1984 में हुआ था, यानी कि दूसरा के देखें दोस्तों तो तीसरा हो जाएगा। और राम रेखा जलाशय परियोजना ये हो जाएगा 1983 में और सतपोटका जलाशय परियोजना ये हो जाएगा 1982 में। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए दिख रहा है। तो याद रखिएगा धान सिंह टोली जलाशय परियोजना आपका 1986 में, पंचखोरी जलाशय परियोजना 1984 में, राम रेखा जलाशय परियोजना 1983 में और सतपुटका जलाशय परियोजना 1982 में।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से जल विद्युत उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट दामोदर नदी घाटी परियोजना से, बी में हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से, सी में हो जाएगा मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना से और डी करेक्ट उत्तरी कोयल परियोजना से। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि स्वर्ण नदी जो है नदी है वही घाटी परियोजना के तहत जो है हुंडरू जलप्रपात से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेक्ट झारखंड में सोना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए करा दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी में सोने का कण छोटा नागपुर के पठारों के अक्षय से आते थे। दूसरा में कह रहा है कि वर्तमान में करीब 350 किलोग्राम सोना का औसत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की उम इसके अलावा मऊ कॉपर प्लांट यानी घाटशिला में प्रतिवर्ष होता है। सी कह रहा है दोस्तों कि ए और बी दोनों कथन सत्य है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्वर्ण जो रेखा नदी है इनका नाम ही पड़ा था सोने के कण पाए जाने के कारण। और ये सोने के कण देखे दोस्तों तो छोटा नागपुर के पठारों के अपक्षयन से आते थे और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 350 किलोग्राम सोना का औसत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो प्लांट घाटशिला में है प्रतिवर्ष करता है। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो ए और बी दोनों कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में करा दोस्तों 1, बी में करा दोस्तों 2 और सी में करा के 5 और डी में करा के 7। तो आपको पता होगा कि झारखंड में कोयला उत्पादन के जो क्षेत्र है वो 5 क्षेत्र हैं यानी कि इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। यानी कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, इसके बाद बराकर बेसिन क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और उत्ती कोयल बेसिन क्षेत्र। तो इस तरह से ध्यान रखना है दोस्तों, ये 5 क्षेत्र आपके दिया हुआ है। और उत्तरी कोयल परियोजना जो आपको पता होगा कि ये कुटकू नद जो मंडल डैम बन रहा है दोस्तों इसी नदी पर उत्तरी कोयल नदी में ही बनाया जा रहा है। जो आपका देखेंगे तो डाल्टनगंज और गढ़वा इसका जो कुछ क्षेत्र देखें तो बिहार का भी लाभान्वित होगा। जो 2019 में आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने 2300 करोड़ के साल लागत के साथ इस योजना को फिर से शुरू करने का घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है। यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए करा दोस्तों रांची और पलामू, बी में करा के पलामू एवं गढ़वा, सी में करा कर रांची एवं धनबाद और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि थोरियम का विस्तार रांची के पठार और धनबाद में है यानी कि इसका आंसर जो देखें दोस्तों तो आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन है? ऑप्शन ए करा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, बी में करा दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट, सी में हो जाएगा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और डी करा कि इंडियन कॉपर कारपोरेशन कंपनी। तो यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है कि झारखंड में दूसरा लौह इस्पात उद्योग तो ये हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। और पहला अगर पूछता दोस्तों तो सबको पता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये पहला है और बोकारो वाला दूसरा है। तो यहाँ पर दूसरा में बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी HEC की स्थापना 1958 में किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए करा दोस्तों रूस, बी में करा चिकोत्सलिया, सी करा के ए और बी दोनों और डी करा के इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि रूस और चिकोत्सलिया दोनों के सहयोग से देखें तो यहाँ पर स्थापित किया गया है। आपको पता होगा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रूस की सहायता से तथा हैवी मशीन टूल प्लांट जो है चिकोत्सलिया के सहायता से स्थापित किया गया है और फाउंड्री फोर्ड प्लांट जो है वो भी चिकोत्सलिया के सहायता से स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल नामक कंपनी झारखंड के किस स्थान पर कार्यरत है? ऑप्शन ए में करा दोस्तों मुरी, बी में करा कि पूर्वी सिंहभूम, सी में करा दोस्तों पलामू और डी करा कि देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में जो कास्टिक सोडा एवं कॉम्पोनेंट जो कॉम्प्लेक्स जो बिरसा समूह का यानी बिरला समूह का एक स्वामित्व वाली कार्य करने वाली कंपनी है, ये पलामू जिला में स्थित है। और पलामू जिला के अंतर्गत देखें तो रेहला नामक जगह यानी कि देखिए दोस्तों तो ये उत्तरी कोयल नदी के जस्ट सटा हुआ है और ये रेहला और यहाँ पर देखिए गढ़वा रोड स्टेशन जिसको बोलते हैं वहीं पर बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स नामक कंपनी जो है वो कार्यरत है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए करा दोस्तों कि 40%, बी में करा 50%, सी में करा 60% और डी में करा दोस्तों 70%। तो आपको पता होगा कि भारत के कुल लाह उत्पादन का झारखंड क्षेत्र में अगर देखें दोस्तों तो 60% भाग जो है केवल झारखंड से उत्पादन होता है। तो इसका आंसर भी सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी औद्योगिक पट्टी झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है। ऑप्शन ए करेगा अभ्रक औद्योगिक पट्टी, बी में करेगा दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, सी में करेगा ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी और डी करेगा निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। तो इसका सही हो जाएगा दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी जो है झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी में आता है। इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। ऑप्शन ए करेगा 6 लोगों ने, बी में करेगा 5 लोग ने और सी करेगा 4 लोग और डी करेगा 3 लोगों ने। तो झारखंड निर्माण के बाद देखिए दोस्तों, तो झारखंड में अभी तक 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के पद के रूप में सेवा दी है। आपको पता होगा 6 लोग कौन कौन है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और फिर रघुवर दास। और हेमंत सोरेन आपको पता होगा कि ये देखिए तो दूसरी बार बने हैं हेमंत सोरेन, इससे पहले बार भी ये बन चुके थे। यानी कि 6 लोग अभी तक इसमें प्रधानमंत्री के पद पर झारखंड में आसीन रह चुके हैं, जो एक बार कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रघुवर दास हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए है कि पढ़ा सभा में यदि कोई विवाद का निपटारा नहीं होता है तो उसे 22 पढ़ा राजा सभा के विवाद का निपटारा किया जाता है। सी में है दोस्तों, बी ऑप्शन रहा है कि 22 पढ़ा राजा के फैसले की मान्यता ही मानना पड़ता है। सी में करा दोस्तों कि मुंडाओं में 22 पढ़ा सभा उच्चतम न्यायालय के समान है और डी करा कि इनमें सभी कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा सभी कथन सही है। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में देखेंगे तो पढ़ा सभा में यदि कोई विवाद हो जाता है, उसका निपटारा नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि 22 पढ़ा का एक राजा होता है, वहाँ पर इस विवाद का निपटारा किया जाता है। और 22 पढ़ा राजा जो होता है वो फैसला जो सुनाता है वो सबको मानना पड़ता है और यह देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर डी जो आंसर है सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई मामला या विवाद ग्राम में नहीं सुलझाया जा सकता तो इसके द्वारा पढ़ा पंचायत ले जाया जाता है। यानी कि कोई मामला जो गांव में नहीं सुलझाया जाएगा तो ऐसे मामलों को कौन पढ़ा पंचायत में लेके जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पढ़ा राजा, बी में हो जाएगा माझी, सी में हो जाएगा महतो और डी में हो जाएगा कोटवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि महतो। आपको पता होगा कि अगर कोई मामला जो है या विवाद जो है ग्राम सभा में नहीं सुलझ पाता है तो ऐसे जो होते हैं वो गाँव में महतो जो होंगे वो पढ़ा राजा को पंचायत में ले जाएंगे ऐसे मामलों को और वहाँ पर बताएंगे कि मामला जो है सुलझाया नहीं जा पा रहा है और उसको ऊंचरी अदालत में ले जाते हैं, यानी कि ऊपरी संगठन में उसको पेश करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था में वसूली राजस्व में से मानकी को कितने प्रतिशत कमीशन पाने का हक होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 10%, बी में हो जाएगा 20%, सी में हो जाएगा 15% और डी में कह रहा 30%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में राजस्व वसूली का 10% कमीशन जो है वो पाने का हक होता है आपका मानकी का। तो इस तरह से आपका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेगा माझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में कहा है दोस्तों कि आपराधिक मामलों में सबसे हल्के दंड को केरला दंड कहते हैं, जिसमें 1.5 रुपये तक दंड होता है। दूसरा में कहा दोस्तों कि संथाली समाज में जब कोई अवैध संतान पैदा होता है तो उस संतान का नामकरण या गोत्र परगनेत से कर दिया जाता है। सी में कहा दोस्तों कि बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है और डी कहा कि दोस्तों कि संथालों में चूल्हा तोड़ना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपका बिटला एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एक सामाजिक बहिष्कार होता है और यह तब तक देखिए दोस्तों तभी दिया जाता है किसी व्यक्ति को जब जो है वो यौन दोषी पाया जाता है। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों कि कोई यौन अपराध से संबंधित व्यक्ति पाया जाता है तो उसे लोगों को ये दंड दिया जाता है। और यहाँ पर देखें तो इस तरह से विकल्प में आपका सी जो है सही हो जाएगा, जबकि आपका जो ऑप्शन बाकी दिख रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जातीय पंचायत व्यवस्था में गांव के युवक युवतियों का चारित्रिक अभिभावक कौन होता है। ऑप्शन ए में दोस्तों कि सेंदावेसी, बी में हो जाएगा जोग माझी, सी में हो जाएगा प्राणिक और डी में हो जाएगा कांटा टोपना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि जोग माझी जो होता है गांव के युवक युवतियों का चारित्रिक अभिभावक होता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रैयत की विशिष्टताएं होगी। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों, ऐसी भूमि के लिए देय वार्षिक लगान की रकम। बी में कह रहा है कि जोत में समष्टि भूमि का परिणाम और सीमाएं, और जहां क्षेत्रों का सरकारी सर्वेक्षण में सांख्यिकी कर दिया गया हो वहां प्रत्येक क्षेत्र का संख्याएं। सी में कह रहा है दोस्तों कि किस्तों जिनमें लगान दिया जाने वाला हो, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी विशिष्टताएं अंतर्निहित होगी। तो यहाँ आपको पता होगा कि CNT एक्ट की धारा 44 के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी के एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होता है, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं दी जाती है, जिसके अंतर्गत देखें तो जो आपको तीनों दिखाई दे रहा है ये तीनों विशेषताएं अंतर्निहित उसमें वर्णित होती है, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि अभिलेख की प्रविष्टि या उसके लोप विषयक विवादों की विनिश्चय के लिए वाद संक्षिप्त किए जा सकेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 3 महीने के भीतर। दूसरा में कह रहा है कि अंतिम प्रमाण पत्र के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने के भीतर। सी में कह रहा है अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, और डी कह रहा है दोस्तों अंतिम प्रकाशन की प्रमाण पत्र की तारीख से 3 वर्ष के भीतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आप धारा 130 के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि अभिलेख की प्रविष्टि तथा उसके लोक विषयक विवादों के विनिश्चय के लिए वाद जो है अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से जो है वो 3 महीने के भीतर होगा, यानी कि ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त संपत्ति है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि निर्णीत ऋणी उसकी पत्नी और बच्चों को आवश्यक जो पहनने का वस्त्र है और बिस्तर छोड़ के। बी में कहा दोस्तों कि घर की सामग्री और भवन जो कृषक के हो या जोत उनके दखल में हो। सी में कहा दोस्तों कि लेखा बही और निजी सेवा का अधिकार, और डी कहा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको ध्यान में होगा कि कुर्की या विक्रय से छूट प्राप्ति होगी। अगर कुर्की किया जाता है घर में तो यहाँ पर जो पहनने वाले वस्त्र होंगे उसको छोड़ दिया जाता है, और घर में जो सामग्री है जैसे वो कृषि कार्य करते हैं वो भी छोड़ दिया जाएगा, और घर में जो लेखा बही रहता है और जो निजी जो चीज़ें होती है निजी जो अधिकार दिया हुआ होता है लोगों का कुछ निजी चीज़ होती है ये सब चीज़ों से उनको छूट दिया रहता है। तो इस तरह से उपरोक्त देखेंगे तो सभी कथन जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 186 के अंतर्गत इसका उपबंध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोर्ड या आयुक्त द्वारा पुनर्निरीक्षण को छोड़कर और अपील का वर्जन उपबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है धारा 215 में, बी कह रहा है धारा 216 में, सी कह रहा है धारा 217 में, और डी कह रहा है धारा 218 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि धारा अगर देखेंगे 217। इसमें कहा गया है दोस्तों कि बोर्ड या आयुक्त द्वारा पुनः निरीक्षण को छोड़कर और अपील का वर्जन के बारे में उपबंध किया गया है। वहीं देखिए दोस्तों तो आपका धारा 215 कहता है कि उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील करना। किसके पास करेंगे तो आयुक्त के पास करेंगे। धारा 216 कहता है दोस्तों कि इस धारा के अधीन कहा गया है दोस्तों कि अपीलों की परिसीमा दी गई है, और धारा 217 जो आपको बताया क्वेश्चन में था इसका आंसर 217 ही है। और एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये धारा 218। तो धारा 218 कहता है कतिपय वादों का अपील के बारे में, यानी कि और दूसरे वादों का अपील के बारे में उपबंध किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगान वृद्धि हेतु उपबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है धारा 241 में, धारा 243 में, धारा 230 में, और धारा 231 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि धारा 243 में लगान की वृद्धि हेतु बंद किया गया है, यानी कि इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। वहीं अगर देखना है दोस्तों तो धारा 241 कहता है कतिपय प्रयोजनों के लिए अंतरण के बारे में बंद है, और धारा 230 कहता है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 का लागू होना है, यानी कि इसका परिसीमा कहाँ तक लागू होगा उसके बारे में बंद दिया गया है 230 में। और 231 में कहा गया दोस्तों कि परिसीमा का साधारण नियम के बारे में उपबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड अभिसारी होल्डिंग अधिनियम 1973 की धारा 14 में कौन सा प्रावधान है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भू हस्तांतरण के बाद नामांतरण या दाखिल खारिज का प्रावधान। बी में कह रहा दोस्तों भूमि सुधार या उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील। सी में कह रहा दोस्तों को उपायुक्त के न्यायालय में पुनर्निरीक्षण की सुनवाई। डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपका भू हस्तांतरण के बाद नामांतरण या दाखिल खारिज का प्रावधान किया गया है अभिसारी होल्डिंग अधिनियम 1973 के धारा 14 के अंतर्गत। तो इस तरह से देखिए तो आपका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि खाली जोत से तात्पर्य है। खाली जोत में तात्पर्य बताना है आपको। ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि खाली जोत से तात्पर्य परित्यक्त जोत से है, यानी जिस जोत को आप परित्याग कर दिए गए हैं उस जोत से है। दूसरा में करा दोस्तों कि खाली जोत ऐसी जोत से है जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़ मर गया है, यानी कि रैयत जो होता है अपना बिना उत्तराधिकारी को बताए वो मर चुका है। सी में करा दोस्तों उपरोक्त दोनों सही है और डी करा उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एसपीटी एक्ट की धारा 4 आपके देखेंगे 19 के अनुसार इसमें कहा गया है कि खाली जोत का तात्पर्य है परित्याग अथवा ऐसी जोत जिसकी रैयत बिना उत्तराधिकारी बताए जो है वो मर गया है। तो इस तरह से उपरोक्त दोनों का कथन जो है वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न करा के संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान मूल रैयत और रैयतों पर लगाए गए सभी जुर्माने निधि में जमा किए जाएंगे। ऑप्शन ए करा के राज्य निधि में जमा किए जाएंगे, बी में हो जाएगा जिला निधि में किए जाएंगे, सी करा प्रधान के पुरस्कार निधि में किए जाएंगे और डी करा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कोई भी जुर्माना रकम जो वसूला जाएगा वो ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा होगा और जिसकी खर्चा जो है उपायुक्त के जो निर्देश पर किया जाएगा। तो इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम प्रधान की अनुमति होने पर ग्राम प्रधान एक ही भूस्वामी के अधीन अपनी निजी या परिवार के उतनी ही जोत या जोतों की शपथ लेगा जितनी उपायुक्त के विचार में सरकारी जोत समेत खाली स्थान का ग्राम लगान प्राप्त करने में पर्याप्त हो। 1 वर्ष का लगान प्राप्त करने में पर्याप्त हो, बी में करा 6 माह तक, सी में करा 2 वर्ष तक और डी में करा दोस्तों 5 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष तक, यानी कि ए जो है आपका सही हो जाएगा। यानी एसपीटी एक्ट की धारा 7 के उपधारा 2 के अनुसार कहा गया है कि इसमें नियुक्त होने या जब संथाल परगना बंदोबस्त नियम के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा था उसमें ग्राम प्रधान एक ही भूस्वामी के अधीन अपने निजी या परिवार के उतनी ही जोत या जोतों को शपथ लेगा जितनी उपायुक्त के विचार में सरकारी जोत समेत 1 वर्ष का ग्राम लगान प्राप्त करने का पर्याप्त होगा। तो इस तरह से इसका बंद किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों की सहमति के बिना बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि भूमि स्वामी की सहमति से, बी में हो जाएगा उपायुक्त के अनुमोदन से, सी करा को उपरोक्त दोनों आवश्यक है, डी में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सहमति के बिना बंदोबस्ती के उद्देश्य के किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों आवश्यक हो जाएंगे, यानी भूस्वामी के बिना सहमति के और उपायुक्त के अनुमोदन के, दोनों जब तक नहीं कर देंगे तब तक आपका नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस औद्योगिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करने का कार्य नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा औद्योगिक नीति 2001, बी में करा दोस्तों औद्योगिक नीति 2012, सी में करा औद्योगिक नीति 2016 और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो औद्योगिक नीति घोषणा हुआ था प्रथम वो 2001 में हुआ था और दूसरी औद्योगिक नीति आया था 2012 में। तो 2012 में नीति में सुधार लाने के लिए देखें तो इसमें विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार किया गया था ताकि जो नई औद्योगिक नीति है उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सके। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। औद्योगिक नीति 12 यानी द्वितीय औद्योगिक नीति के सुधार करने के लिए पहले विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत राज्यों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियांत्रिकी कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासी हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा 25%, बी में हो जाएगा 50%, सी में हो जाएगा 75% और डी में करा के 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के पास जितनी भी भूमि के अभाव होने की स्थिति में वो भूमि जो है 50% लगान के प्रतिपूर्ति करेगी, यानी कि जो कॉलेज बनाना चाहते हैं उनके लिए। और इस संस्था में देखें तो 25% जो सीट है वो झारखंड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षण रहेगा। तो इस तरह से प्रोविज़न किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार अर्जनकारी निकाय राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार परियोजना स्थल की परिनिधि के कितने किलोमीटर के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र का विकास हेतु उत्तरदायी होगा। ऑप्शन ए करा दोस्तों 10 किलोमीटर, बी में करा 30 किलोमीटर, सी करा है कि 15 किलोमीटर और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति अगर 2008 के अनुसार कहा गया है कि अर्जनकारी निकाय यानी कोई भी अर्जनकारी संस्था है
कोई भी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो करना चाहती है, तो उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार परियोजना स्थल के परिधि के 15 किलोमीटर के आसपास भौगोलिक क्षेत्र का विकास हेतु उत्तरदायी होगा। और इसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र के साथ साथ सटे हुए क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान भी करेगा। यानी कोई बड़ी बड़ी संस्था कोई क्षेत्र को अर्जन करता है, कोई मान लीजिए कोल कंपनी हो गया या कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहता है, तो जिस क्षेत्र में लगेगा, जिस गांव को अर्जन करेगा, जिस एरिया को अर्जन करेगा, उसके 15 किलोमीटर क्षेत्र का वो विकास का कार्य भी देखेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों राज्य झारखंड के समक्ष जन्म लिए थे और उन्होंने स्थानीय नीति घोषित कर लिए, पर झारखंड में अब तक यानी 2016 से पहले तक स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बनाई जा पाई। यानी कि अभी तक देखें दोस्तों तो स्थानीय नीति क्यों स्पष्ट नहीं बन पाई, जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों में स्थानीय नीति की घोषणा कर चुके हैं, जबकि तीनों राज्य का गठन देखें तो लगभग एक ही समय हुआ है। ऑप्शन ए कहा दोस्तों कि औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को अब तक परिचालन होने के कारण। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि झारखंड में सदान जनता का घोर उपेक्षा किए जाने के कारण। सी में कह रहा है दोस्तों कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी इनमें सभी कथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सभी कथन के कारण। देखिए तो झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति को क्लियर नहीं किया गया है। अभी भी जो नया स्थानीय नीति जो घोषणा किया गया है ये भी काफ़ी विवादित है और ये भी जाकर के कोर्ट में फंस जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि अगर निश्चित समय के अंदर नागरिक का काम पूरा नहीं किया जा सका तो क्या होगा। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि उसके आवेदन की अस्वीकृति करके सेवा अधिकार को लिखित तौर पर उसका कारण बताना हो पड़ेगा या बताना होगा। दूसरा में करा दोस्तों कि उसके आवेदन की बिना बताए अस्वीकृत किया जा सकता है। सी में करा दोस्तों कि उसे फिर से काम के लिए आवेदन देने का सेवा अधिकार कहेगा। डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता होगा कि कोई निश्चित समय के अंदर आपका कोई काम नहीं होता है तो नागरिक जो यानी कि सेवा का अधिकार जो लाया गया है दोस्तों झारखंड में, उसके अंतर्गत नागरिक का काम पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो उसमें कहा गया है कि उसके अंतर्गत आवेदक को अस्वीकृत करके सेवा अधिकारी को लिखित तौर पर उसका कारण बताना होगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों राइट टू सर्विस एक्ट झारखंड में 2011 से लागू है और इसके तहत कहा गया है कि कोई भी काम जो है निश्चित समय के अंदर वह काम पूरा नहीं किया जा सकता है तो उस आवेदन को अस्वीकृत करके लिखित तौर पर उसको कारण बताना होगा कि क्यों नहीं स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यटन विभाग के सचिव। दूसरा में करा दोस्तों के मुख्य सचिव झारखंड सरकार के। तीसरा में करा दोस्तों के सचिव वन विभाग के। और डी करा के सचिव पुरातत्व विभाग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मुख्य सचिव होंगे झारखंड के। इसका आंसर बी जो है सही हो जाएगा। इको टूरिज्म नीति आपको पता होगा कि 2015 में घोषणा हुआ है और इसके अंतर्गत कहा गया कि अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं तथा संबंधित विभाग के सचिव तथा इसके कमिश्नर भी सदस्य होते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तथा इस समिति जो होता है दोस्तों इस नीति के क्रियान्वयन से आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि केसनागढ़ का किला झारखंड के किस जिला में है। ऑप्शन ए करा दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में, बी करा के रांची में, सी करा सरायकेला खरसावां में और डी करा के पश्चिमी सिंहभूम में। तो केसनागढ़ का किला देखिए दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूम के जिला के अंतर्गत केसनागढ़ नामक एक जगह है वहीं पर ये आपका किला स्थित है। तो इसका आंसर आपका पश्चिमी सिंहभूम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंजन ग्राम मंदिर जो गुमला जिले के अंजना ग्राम में स्थित है निम्न में से किस भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन ए करा दोस्तों शिव की मूर्ति, बी में करा हनुमान की मूर्ति और सी करा कि ए और बी दोनों और डी करा है विष्णु की मूर्ति। तो अंजन ग्राम मंदिर जो देखें दोस्तों गुमला जिले के अंजना ग्राम में स्थित है। यहाँ पर अंजनी पुत्र अर्थात हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है तथा अंजनी के अलावा देखें तो शिव और नकटी देवी का मंदिर देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर सी सही हो जाएगा कि शिव का मंदिर है, हनुमान का भी है और नकटी देवी का मंदिर भी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाली भाषा के प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए हो जाएगा पी.ओ. बोर्डिंग, बी में हो जाएगा केवल सोरेन, सी में हो जाएगा जमादार किस्कू और डी करा की जे फिलीपींस। तो यहाँ पर सही आंसर अगर देखेंगे दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा कि संथाली भाषा के प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक जो हैं जे फिलीपींस है, जिसका प्रकाशन देखें तो 1899 में किया गया था। तो इसका आंसर आपको जे फिलीपींस या जेरमिया फिलीपींस इसका पूरा नाम था और इन्हों के द्वारा ये
बुक प्रकाशन किया गया था 1899 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास आर कार्टेयर्स ने 1946 में लिखा था। ऑप्शन ए करा दोस्तों हड़क मकातो, बी में कहा था ओलुन बाहा, सी में करा था भावना और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो ये सब बहुत चर्चित हैं, आपको याद ही होगा। संथाली जीवन पर आधारित संथाली का प्रथम उपन्यास हड़क माक आतो यानी हड़मा का गांव 1946 ईस्वी में रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया था और इसके उपन्यासकार थे आर कार्टेयर्स। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी चर्चित चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक बिंदु चांदन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आदित्य मित्र, बी में हो जाएगा महादेव हंसदा, सी में हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू और डी करा के सोमाई किस्कू। तो आपको पता होगा दोस्तों कि बिंदु चांदन जो है ये इसके लेखक जो हैं आपके रघुनाथ मुर्मू जी हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित बिंदु चांदन है और इसकी पहली बार देखें तो 1942 ईस्वी में उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। तो इसको लिपि भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुंडारी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी, बी में हो जाएगा रोमन, सी में हो जाएगा बंगला और डी में हो जाएगा ओएलचिकी। तो मुंडारी भाषा की जो लिपि है वो हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि है। इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुड़ुक भाषा साहित्य एवं संस्कृति पर आधारित प्रारंभिक परिचयात्मक पुस्तक है। ऑप्शन ए करा कि ए इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज, बी में करा दोस्तों स्पेसिमेन ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सी में करा कि ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, डी में करा कि इनमें सभी। तो कुड़ुक भाषा पर यानी कुड़ुक जो है दोस्तों ये उरांव की भाषा है और इसके आधार पर देखें तो साहित्य और संस्कृति पर आधारित जो है परिचयात्मक पुस्तक सभी मिलते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है वो डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि आदिवासी समाचार पत्र का संपादन वर्ष 1932 में किया गया, जिसका संपादन बंदी राम उरांव के द्वारा किया गया था। इस पत्रिका को निम्न में से किस पार्टी की पत्रिका कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज, बी में हो जाएगा आदिवासी महासभा, सी में हो जाएगा किसान सभा और डी करा के इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज, यानी कि आदिवासी समाचार पत्र जो है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज की पत्रिका कहा जाता है और इसके संपादक जो थे वो बंदी राम उरांव थे। तो इसको भी थोड़ा सा नाम याद कर रखिएगा दोस्तों कि इसका संपादक का नाम कि बंदी राम उरांव थे, जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण यानी एमडीएम मिड डे मील के माध्यम से निम्न में से किस वर्ग यानी कि यहाँ पर किसे वर्ग 1 से 8 तक का नामांकित या अध्ययनरत छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना शामिल है? ऑप्शन ए करा दोस्तों कि सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को, बी में करा दोस्तों कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को, सी में करा कि सरकार द्वारा प्रस्वीकृत एवं सहायता प्राप्त मदरसों को और डी करा कि इनमें सभी को। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर के 8 तक नामांकित अध्ययनरत छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में स्थित प्रशिक्षण केंद्र एवं उसका स्थापना वर्ष का सही मिलान करें। एक साइड प्रशिक्षण केंद्र है और उसकी स्थापना वर्ष उनको बताना है। चलिए यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा होगा दोस्तों, अब इसको मिलाइए। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा दोस्तों श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर आप अगर BDO CO बन के जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग जो है यहीं पर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। और इसके बाद देखिए दोस्तों तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग, इसकी भी स्थापना देखिए दोस्तों तो इसका हुआ था 1912 में। इसके बाद झारखंड न्यायिक अकादमी, यहाँ पर एक गलत ऑप्शन दिया है दोस्तों कि झारखंड न्यायिक अकादमी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका 2002 में हुआ था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जंगल वारफेयर स्कूल, इसकी स्थापना जो हुआ है वो 2008 में हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ये तीनों प्रशिक्षण जो केंद्र हैं और इसको भी याद रखिएगा, जो गलत दिया हुआ है कि झारखंड न्यायिक अकादमी इसका 2002 में और जंगल वारफेयर स्कूल 2008 में, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग 2012 में और श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान 1952 में। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर गलत था। तो इस तरह से अगर भी देखेंगे तो आपका डी आंसर सही होता है और इसको मिला कर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि महाश्वेता देवी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार झारखंड के किस महापुरुष के जीवन पर आधारित है?
ऑप्शन ए करा दोस्तों बिरसा मुंडा, बी में हो जाएगा तिलका माझी, सी में हो जाएगा बुद्धू भगत और डी करा के सिंधु कान्हू। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित रण अधिकार यानी जंगल का अधिकार नाम से एक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की, जिसका प्रथम प्रकाशन 1977 में किया गया था। और इसके लिए देखिए दोस्तों तो उन्हें 1979 ईस्वी में यानी 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि बिरसा मुंडा पर आधारित है अरण्य अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों है कि औनद वाद्य यानी ताल वाद्य के अंतर्गत झारखंडी वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मांदर, ढोल, ढाक और झाल, बी में हो जाएगा मांदर, ढाल, काठी और ढाक, सी में हो जाएगा मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा और डी करा के इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि मांदर, ढोल, ढाक और नगाड़ा। यहाँ पर झाल दे दिया इसलिए गलत हो जाएगा, मांदर, ढाल, काठी और यहाँ पर काठी दे दिया इसलिए भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनुरद वाग्य में आप देखेंगे तो सी बिल्कुल सही होता है कि मांदर, ढोल, ढाक और नगाड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है, सभी वाद्य यंत्र पढ़ लीजिएगा। तो अनुरद जो वाद्य यंत्र है इसके अंतर्गत झारखंड में वाद्य यंत्र के अंतर्गत देखें तो मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, धामसा, करहा, जूड़ी, नागरा, ढप, खजरी, डमरू ये सब भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मुंडारी नृत्य, बी में हो जाएगा कठोरवा नृत्य, सी में हो जाएगा पैका नृत्य और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो मुंडारी नृत्य होता है उसमें जनजातीय लोग जो है प्रचलित एक सामूहिक नृत्य है जिसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि नोमनामा हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, निम्न में से किस प्रकार का एक लोकगीत है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि बाघ यानी सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए करा कि धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है, बी में करा दोस्तों कि शादी विवाह से संबंधित गीत है, सी में कहा है दोस्तों कि गर्मी या एकांत व्यवस्था में गाया जाने वाला गीत है और डी कह रहा है कि नवान्न अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत है। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि नोमनामा जो है वो हो जनजाति में जब नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के द्वारा प्रथम चर्च पचम्बा में स्थापित किया गया था, इस चर्च का नाम क्या था। ऑप्शन ए करा दोस्तों द स्टेट फेंसन मेमोरियल चर्च, बी में करा दोस्तों कि द कैंपबेल मेमोरियल चर्च, सी में करा के पेंटीकोस्टल मिशन और डी करा के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में होगा कि 1889 ईस्वी में दो सुंदर गिरजाघर निर्मित किए गए थे। एक था आपका पचम्बा में और दूसरा गिरिडीह में। तो पचम्बा जो है गिरजाघर द स्टेट फेंसेंस मेमोरियल चर्च के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन के तहत सभी स्रोतों के छात्रों के परिवार की वार्षिक आय कितनी रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए का रहा दोस्तों 1.5 लाख रुपया, बी में करा 2.5 लाख रुपया, सी में करा 3.5 लाख और डी का रहा दोस्तों 4.5 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2.5 लाख रुपया। यानी कि यहाँ पर कहा गया है दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा कि SC/ST श्रेणी के छात्रों को सिविल सेवा में तैयारी हेतु प्रोत्साहन के रूप में जो अभ्यर्थी प्री एग्जाम निकाल लेता है उसको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए उसके तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि वे अपनी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। इसके लिए एक मात्र शर्त रखी गई है कि सभी छात्रों को उनके परिवार का जितना भी वार्षिक आय है उसमें से 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से अधिक है तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यानी UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन ए करा दोस्तों 2015 में, बी करा 2016 में, सी करा 2017 में और डी करा 2018 में। तो आपको पता होगा कि पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन या UID नंबर योजना जो है वो 2017 में शुरू किया गया था जो 12 अंक का होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए करेगा 6 अप्रैल 2017 से, बी में करा के 15 नवंबर 2016 से, सी में करा के 15 नवंबर 2017 से और डी करा के 15 नवंबर 2018 से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है 15 नवंबर 2017 से किया गया था।
तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेद व्यास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना, बी में करा दोस्तों मवेशियों की पहचान करना, सी में करा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, और डी करा कि बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि वेद व्यास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य था कि मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न देख रहे हैं तो बार बार रिपीट हो रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना, ये अगर बात करें तो ये था ज्ञानोदय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि इसमें देखें तो ज्ञानोदय योजना का मुख्य उद्देश्य रहता है। और देखिए दोस्तों, तो बीपीएल परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ये देखिए अगर कोई योजना था तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में कहा गया था कि बीपीएल परिवारों को निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आपका ये वाला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में कौन से कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए करा कि इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2018 को किया गया। दूसरा में करा कि इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। सी में करा दोस्तों इस योजना के तहत 4,000 रुपये बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाता में जमा कराया जाएगा। डी करा के सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 70 में आपका क्वेश्चन नंबर में केवल आपका बी सही दिखाई दे रहा है कि इस योजना का लाभ जो है ये 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा, यानी मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ। इसमें कहा गया दोस्तों और यह योजना जो था 15 नवंबर 2015 को किया गया शुरू, और इस योजना के तहत 2,000 रुपये बालिकाओं के नाम से समाधि जमा जो है बैंक या डाकघर खाते में किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2018 लिया, एक गलत हो गया, यानी कि 2000 योजना 15 में शुरू हुआ था, और यहाँ पर कहा दोस्तों 4,000 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपये। तो इस तरह से दो कथन गलत हैं, आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन ए करेगा 2002 में, करा 2004 में, सी करेगा 2006 में, और डी करेगा 2005 में। तो आपको पता होगा कि डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वर्ष 2005 में किया गया है, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के नस्ल में सुधार करना और दूध की उत्पादन को बढ़ाना। तो इस तरह से इसका उद्देश्य रखा गया था दोस्तों। और इस योजना के तहत देखें तो भारतीय एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फाउंडेशन यानी BIF की अभिकर्ता इसको नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का रहा कि 1963 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, तो किसने इसका विरोध करते हुए झारखंड पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि निर्मल महतो ने, बी में करा कि विनोद बिहारी महतो, सी में करा दोस्तों NE होरो, और डी करा है कि KC हेम्ब्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि NE होरो जो है ये देखिए तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक आते हैं। उन्होंने झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय 1963 के पश्चात भी झारखंड आंदोलन के आगे जारी रखा था, और ये विधायक और संसद के रूप में भी चुने जा रहे थे। वे झारखंड के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव भी लड़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए करा के ठेबले उरांव, बी में होगा बंदीराम उरांव, सी में हो जाएगा पाल दयाल, और डी करा के बेनी सेफ लाकड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कि बंदीराम उरांव जो है दोस्तों, इनका जन्म एक उरांव परिवार में हुआ था। वे छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता थे, और इन्हें आदिवासी महासभा का प्रथम जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा वन क्षेत्र एशिया के घने जंगलों में से एक है। ऑप्शन ए करा दोस्तों सरांडा वन क्षेत्र, बी में हो जाएगा बेतला, सी में हो जाएगा दोस्तों तोपचांची, और डी में हो जाएगा दलमा। तो आपको सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरांडा वन क्षेत्र जो है वो एशिया के घने जंगलों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2015 में शुरू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राज्य की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि 30% है, बी में करा दोस्तों 40% है, सी में करा कि 50% है, और डी करेगा 60% है। तो आपको पता होगा कि 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राज्य की हिस्सेदारी जो है वो 40% है, वहीं केंद्र की हिस्सेदारी को 60% बताया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोस्तों ये आपके 60 गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदारी निभाती है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने हेतु कितने औद्योगिक विकास अथॉरिटी कार्यरत हैं। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि 4 विकास अथॉरिटी कार्यरत हैं, बी में करा के 5, सी में करा के 6 और डी करा के 7। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने हेतु कुल 4 औद्योगिक विकास अथॉरिटी जो हैं वो कार्यरत हैं। और चारों का नाम आपको याद होगा दोस्तों कि संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे एसपीएडा कहते हैं। एक हो जाएगा बियाडा यानी बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एक हो जाएगा रियाडा रांची औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण, और एक हो जाएगा आपका आयाडा यानी आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो ये 4 हैं, आपको चारों का नाम ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता में, बी हो जाएगा बेंगलुरु में, सी हो जाएगा नई दिल्ली और डी करेक्ट मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नई दिल्ली में है, यानी एनडीआरएफ का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख आपदा है। ऑप्शन ए का बाढ़, बी में हो जाएगा वन अग्नि यानी फॉरेस्ट फायर, सी में हो जाएगा दोस्तों भूकंप एवं चक्रवात, डी में हो जाएगा लाइटिंग यानी बिजली का गिरना। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो लाइटिंग जो है झारखंड की एक प्रमुख आपदा है। इससे हर वर्ष देखिए तो झारखंड में अनेक व्यक्ति की मौत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आपदा प्रबंधन कितने चरणों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 1 चरण में, बी में करके 2 चरण में, सी में हो जाएगा 3 चरण में और डी हो जाएगा 4 चरण में। तो आपको पता होगा कि आपदा प्रबंधन जो होता है 3 चरण पर आधारित होता है, जिसमें पहला चरण जो होता है दोस्तों आपदा की पूर्व सूचना यानी आपदा आने से पहले सूचित किया जाता है। दूसरा चरण जो होता है आपदा के दौरान की अवस्था यानी कि आपदा के दौरान आपको क्या मैनेजमेंट करना ये होता है, और तीसरा होता है कि आपदा के खत्म होने के पश्चात आपको क्या व्यवस्था करना है। तो 3 चरण होते हैं आपदा का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि रामगढ़ का चुट्टू पालू घाटी हमेशा आपदा का केंद्र रहा है, यह किस नेशनल हाईवे पर स्थित है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि नेशनल हाईवे 12, बी में करा दोस्तों NH यानी नेशनल हाईवे 23, सी में करा दोस्तों नेशनल हाईवे 33 और डी करा के नेशनल हाईवे 43। तो रामगढ़ का चुट्टू पुल्लू घाटी जो है वो नेशनल हाईवे 33 पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो दुर्गम पहाड़ी होने के कारण सड़क दुर्घटना भी होते रहती है, और साथ ही साथ देखिए दोस्तों तो कभी कभी भूस्खलन भी देखने को घटना यहाँ पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किसे साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए का है दोस्तों डॉक्टर संजय रंजन सिंह को, बी में करा दोस्तों डॉक्टर यशोधरा राठौर को, सी में करा कर डॉक्टर अभिराज कुमार को और डी में करा कर डॉक्टर विजय कुमार सिंह को। तो इसका सही आंसर अगर देखें दोस्तों तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो हैं इनको एक श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक थे और साहित्यकार डॉक्टर यशोधर राठौर। ये जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, अब यशोधर राठौर को ही दिल्ली में आयोजित अंतुर अनुशासनीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखिए तो साहित्य भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ये देखिए दोस्तों, तो एक विशिष्ट विधाओं पर उनकी उपलब्धियों के लिए ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेगा हाल ही में खिलाड़ी सुरेंद्र नाथ सन्याल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन ए करा दोस्तों फुटबॉल से, बी में हो जाएगा क्रिकेट, सी में हो जाएगा हॉकी और डी हो जाएगा बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रांची के जाने माने ये पूर्व क्रिकेटर यानी अभी देखें तो दोस्तों क्रिकेटर थे, अब यानी कि पूर्व क्रिकेटर इनका निधन हो गया, और पूर्व क्रिकेटर थे सुरेंद्र नाथ सन्याल, और इनका जो है दोस्तों 83 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि देश के पहले फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रांची जिले में, बी हो जाएगा जमशेदपुर में, सी हो जाएगा चाईबासा में और डी हो जाएगा बोकारो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कोरोना की जांच के लिए फोन बूथ कोविड-19 स्पेशल जो कलेक्शन सेंटर जो है इसकी शुरुआत जो है वो चाईबासा में किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर 250 किलो सोने के भंडार के खान मिले हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तमाड़ में, बी हो जाएगा दोस्तों भीतर डारी में, सी हो जाएगा कुंदर कोचा में और डी हो जाएगा परासी में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम जिले के भीतर डारी में 250 किलो सोने का भंडार वाली एक खान मिली है। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण है उनके उप महानिदेशक
जनार्दन प्रसाद तथा जो निदेशक हैं पंकज कुमार सिंह ने रिपोर्ट सौंपी। उसमें कहा गया कि खान के माध्यम से राज्य में करीब जो है 120 करोड़ राशि प्राप्त होने की संभावना भी है। तो इस तरह से अभी फिलहाल की ये बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि गोंड जनजाति समुदाय पर पहली लघु फिल्म किस संस्था के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि झारखंड सरना कमेटी के द्वारा, बी में करा कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा, सी में करा है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान या जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा, डी में करा कि झारखंड आदिवासी सभा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि गोंड जनजाति ने देखें तो एक सामुदायिक आदिवासी जनजाति है और इनके द्वारा देखें तो पहली बार शोधात्मक लघु फिल्म बनाई गई थी। और यह फिल्म बनाने वाले अगर देखें तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कल्याण के द्वारा बनाया गया था। और ये 15 मिनट की एक फिल्म जिसमें फिल्मकार जो है आलोक भारती ने बनाई थी, जिसमें से गोंड समुदाय के इतिहास, क्षेत्र, रहन सहन, खान पान समेत अन्य रीति रिवाजों की फिल्मों में जिक्र किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि झारखंड की सुनैना हेरो किस खेल से संबंध रखती है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तीरंदाज से, बी में हो जाएगा हॉकी से, सी में हो जाएगा क्रिकेट से और डी हो जाएगा फुटबॉल से। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि सुनैना हेरो जो है वो फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। उन्होंने 2011 में छत्तीसगढ़ में आयोजित 19वीं सीनियर नेशनल महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में राज्य का टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, फुटबॉल से संबंध रखती हैं सुनैना हेरो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पहली बार झारखंड राज्य को कोल इंडिया ने जमीन के एवज में कितनी राशि दी है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि 100 करोड़ की राशि दी है, बी में करा कि 150 करोड़, सी में करा कि 200 करोड़ और डी करा दोस्तों कि 250 करोड़। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कोल इंडिया के द्वारा कोयला खनन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के एवज में पहली बार जो है राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की गई है। और राज्य सरकार ने इसके लिए 8000 करोड़ रुपए की मांग की थी। तभी जो है पहला किस्त में 2.5 करोड़ रुपया मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा दोस्तों कि गुरु शरण सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए करा फुटबॉल से, बी में हो जाएगा हॉकी से, सी में हो जाएगा बैडमिंटन से और डी हो जाएगा क्रिकेट से। तो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल हॉकी खिलाड़ी गुरु शरण सिंह का हाल ही में निधन हो गया। और ये देखिए दोस्तों तो ये हॉकी खिलाड़ी थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर जो है बी ओ सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों तो गुरु शरण सिंह मूलतः पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों से रांची में रह रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि नामकुम को, बी में हो जाएगा रांची को, सी में हो जाएगा जरमुंडी को और डी करा के लिट्टीपाड़ा को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नामकुम प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार देखें दोस्तों तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा केंद्रीय योजनाओं पर उत्कृष्ट काम कर उसे लागू करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन ए करा दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, बी में करा दोस्तों द ग्रेट खली, सी में करा दोस्तों शिखर धवन और डी करा के अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान द ग्रेट खली को बनाया गया है। और खली जो है पूरी दुनिया में अपनी पहलवानी के लिए जाने जाते हैं और इन्हें ही मैथन स्टील के नए उत्पादों की मजबूती दिखाने के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किसे कहानी हुल के लिए कथा सम्मान दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों प्रदीप सेठ को, बी में हो जाएगा कैलाश यादव को, सी में हो जाएगा विनोद कुमार को और डी में हो जाएगा सबीर हुसैन को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कि इंटीग्रेटेड सोशल इंडिफेंसेंट भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली के द्वारा वित्तीय यहाँ पर देखिए द्वितीय हास की आवाज़ पर कथा सम्मान का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर इसमें रांची के विनोद कुमार को कहानी हुल के लिए कथा सम्मान दिया गया था। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यह हुल कथा सिंधु कान्हू के नेतृत्व में 1850 के करीब हुए संथाल विद्रोह पर आधारित था।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सोरेन कुमार डे का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए करा दोस्तों क्रिकेट से, बी में हो जाएगा पावर लिफ्टिंग से, सी में हो जाएगा बैडमिंटन से और डी करा फुटबॉल से। तो सोरेन कुमार डे देखिए दोस्तों तो पावर लिफ्टिंग से संबंध रखते थे। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सभी बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, बी में हो जाएगा मंगल वृद्ध कल्याण योजना, सी में हो जाएगा वृद्ध कल्याण योजना और डी में हो जाएगा आशीर्वाद कल्याण योजना। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों कि सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना के तहत सभी बुजुर्गों को पेंशन देने की जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा साहेबगंज, बी में हो जाएगा गोड्डा, सी में हो जाएगा कोडरमा और डी हो जाएगा गिरिडीह। तो झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा अगर देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि 25, 19, 15 है। यानी यहाँ पर देखें तो साहेबगंज जो है इसको स्पर्श करती है, जबकि सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है आपका 2158 जो उत्तरी पश्चिमी सिंहभूम को स्पर्श करती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि साहेबगंज जो है सबसे उत्तरी छोर है और दक्षिणी छोर की जब से बात किया जाए तो उस समय में आपका आ जाएगा यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की नई अधिकारिता प्रतीक चिन्ह किस तिथि को जारी किया गया। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि 15 अगस्त 2020 को, बी में करा दोस्तों ऑप्शन ए करा कि 14 अगस्त 2020 को, बी में करा कि 15 अगस्त 2020 को, सी में करा कि 15 नवंबर 2020 को और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 अगस्त 2020 को। यहाँ पर देखें तो आर्यभट्ट जो सभागार रांची में है वहीं पर राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण एवं झारखंड के प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की किन नदियों की घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म के प्रचार हेतु पुष्टि करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि दामोदर तथा स्वर्ण रेखा, बी में हो जाएगा स्वर्ण रेखा तथा दामोदर और सी में हो जाएगा दोस्तों कि स्वर्ण रेखा और पंचघाट और डी हो जाएगा दामोदर तथा कसाई नदियाँ। तो यहाँ पर अगर सही देखेंगे दोस्तों तो झारखंड के दामोदर एवं कसाई नदियों की घाटी से मिले जैन अवशेष जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जैन धर्म के प्रचार का जो है पुष्टि करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के परिणाम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि संथाल परगना के अंदर यूरोपीय मिशनरियों को छोड़कर दूसरों का प्रवेश निषेध हो गया था। दूसरा में करा दोस्तों कि एलिस एडम की रिपोर्ट के आधारित 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी उपग्रह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। और तीसरा में कहा दोस्तों कि जॉर्ज मूल, यहाँ पर जॉर्ज यूल होना चाहिए दोस्तों, जो भागलपुर के कमिश्नर थे, इनकी सहायता से पुलिस कानून लाया गया जिसे यूल नियम कहा गया। यहाँ पर चूल नियम कर दे, इसको सुधारिएगा, इसको यूल नियम कहा गया है। डी में करा दोस्तों कि इनमें से सभी सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका कथन जो है डी वो सही हो जाएगा। यानी संथाल परगना के बारे में और संथाल विद्रोह के परिणाम के बारे में उपरोक्त सभी कथन जो है वो सभी कथन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि यह गुमला जिले में स्थित है, बी में करा कि यह दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है, सी में करा इसकी ऊंचाई 40 मीटर है और डी करा के सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो सदनी घाघ जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। यहाँ पर दे दिया है कोयल नदी। इस तरह से अगर देखें तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ये देखिए दोस्तों तो झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई जो है वो 60 मीटर है, न कि 40 मीटर है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि उरांव के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको चुनना है। अब यहाँ पर ऑप्शन को सुनिए। ऑप्शन ए में करा उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है। दूसरा में करा दोस्तों उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकुरिया कहलाता है। सी में करा उरांव में समगोत्री विवाह निषेध नहीं है। डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो एक कथन देखेंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा। उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है, सही है।
और गोदना इनका जो है वो प्रिय चीज़ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये कहना है कि उरांव की युवागिरी को घुमकुरिया कहा जाता है, ये भी सही है। और उरांव में समगोत्री विवाह यही गलत हो जा रहा है। समगोत्री जो विवाह है दोस्तों वो नहीं होता है, मना है। और यहाँ पर लिखा है समगोत्री विवाह निषेध नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, बल्कि समगोत्री विवाह जो है निषेध है, यानी कि मना है, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तब उनका निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र कौन सा हुआ था, यानी कौन से वो मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ते थे। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों खरसावां से, बी हो जाएगा दुमका से, सी में हो जाएगा जमशेदपुर से, और डी हो जाएगा जगन्नाथपुर से। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे वो खरसावां विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से सबका क्षेत्र भी याद रखिएगा, जैसे बाबूलाल मरांडी जो रामगढ़ से उपचुनाव जीते थे, अर्जुन मुंडा खरसावां से, और शिबू सोरेन का पता होगा निर्दलीय मतलब निर्विरोध चुने गए थे, मतलब और बाद में चुनाव देखे तो दोस्तों बुंडू तमाड़ से लड़े थे, जहाँ से वो हार गए थे। इसके बाद मधु कोड़ा भी देखेंगे दोस्तों, तो जगन्नाथपुर से लड़ रहे थे, और हेमंत सोरेन आपको दुमका से, और रघुवर दास आपका जमशेदपुर से। तो इस तरह से शब्द आपको पता ही होगा ये चुनाव क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है। मुख्यमंत्रियों का कम से कम याद रखिएगा, और विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव क्षेत्र याद रखिएगा। चलिए, ये आपका कितना सही होता है दोस्तों कमेंट करके बताइए। वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और जहाँ वीडियो लगा होगा कि सर स्लो पढ़ाए हैं तो अपने से फास्ट कर लीजिएगा उसको, और उसको जल्दी जल्दी कवर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो होगा प्रैक्टिस सेट दोस्तों अब समान अध्ययन से संबंधित होगा, जीएस से, उससे भी लगभग 2 4 10 जो भी होंगे प्रैक्टिस सेट उसको कराएंगे ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।